नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार टर्निंग पॉइंट एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है लोकसभा की सीटें। ठीक है, लोकसभा की कितनी सीटें हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। कहा जाता है कि लोकसभा का जो पहला चुनाव हुआ वो हुए थे आपके 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक। इस समय क्या हुआ था, इसके बीच भारत में पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था। जब पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय कुल लोकसभा का जो सदस्य थे वो थे आपके 489। ठीक है, और ये भी है पॉइंट कि लोकसभा का जब पहला चुनाव हुआ था उस समय भारत के अलग अलग राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव हुए थे। पहले क्या होता था कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हुआ करता था। इससे समय के भी सेविंग होती थी और पैसे के भी इसमें बचत होती थी। ठीक है, तो लोकसभा का पहला चुनाव 1951-52 में हुआ। उसमें 489 सदस्य जीत के आए थे, लेकिन धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती गई। तो आपके मन में होगा कि लोकसभा का सदस्य किसके बेस पर डिसाइड किया जाता है। तो 2002 में कुलदीप सिंह नाम के व्यक्ति को की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठाई गई और कुलदीप सिंह नामक व्यक्ति ने यह एक फैसला लाया, यह एक प्रपोजल लाया कि भारत में जो लोकसभा की सीटें होगी वो 2026 तक लोकसभा की सीट इन्होंने क्या किया, डिसाइड किया और बोला कि 2026 तक लोकसभा की अधिकतम सीटें 552 होंगी। ठीक है, अब यह किस जनगणना के आधार पर किया गया? तो उन्होंने ये जो लोकसभा का सीट जो डिसाइड हुआ है जो 2026 तक है वह 1971 के जनगणना के अनुसार ही हुआ है। याद रखना, 1971 के जनगणना के अनुसार यह डिसाइड हुआ है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या 2026 तक 552 होंगी। अब उन्होंने ये भी बोला कि 2026 में फिर से इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, फिर से इनका परिसीमन किया जाएगा। किस जनगणना के आधार पर? तो 2001 के जनगणना के आधार पर। उन्होंने उसी समय बोल दिया कि जो 2026 में जो लोकसभा का सीट का जो दायरा बढ़ाया जाएगा उसको 2001 के जनगणना के अनुसार ही बढ़ाएंगे। ये नहीं कि 2011 या 2021 में जनगणना होने वाला था जो नहीं हुआ है उसके आधार पर। यही कारण है कि 2026 में लोकसभा का सीट बढ़ेगा और इसके अकॉर्डिंग नरेंद्र मोदी साहब ने उन्होंने क्या किया कि लोकसभा जो संसद है उसका नया गठन कर दिया, क्योंकि उसकी संख्या बहुत बढ़ने वाली। आप अज्यूम कर सकते हो कि जो लोकसभा में सीटों की संख्या वह 1971 के जनगणना के अनुसार ही है। जब अब के अकॉर्डिंग होगा तो लगभग दुगुना बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब 552 होगा। अब 552 तो मैक्सिमम है ना, प्रेजेंट में क्या था, अभी क्या है, समझिए। ये आपके मैक्सिमम थे, अधिकतम क्या थे मेरे भाई? अधिकतम। ठीक है, अब इसमें 2020 तक इनकी संख्या क्या थी? 545, जिसमें दो थे आपके एंग्लो इंडियन। क्या थे मेरे भाई? दो थे एंग्लो इंडियन। अब आपके मन में होगा कि सर एंग्लो इंडियन क्या होता है? तो एंग्लो इंडियन वो व्यक्ति होता था जिसके पेरेंट्स में से, जिसके गार्जियन में से कोई एक व्यक्ति अंग्रेज का हो, तो वह एंग्लो इंडियन होता है। और उनकी नियुक्ति उनको मनोनीत करते थे कौन? राष्ट्रपति। लेकिन इसको बाद में हटा दिया गया। कब हटाया गया? तो 25 जनवरी 2020 को भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया जिसका नाम क्या था? 104वां 104th संशोधन के तहत जो दो एंग्लो इंडियन थे उसको हटा दिया गया। इस प्रकार से 2020 के बाद भारतीय लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ 543 सीटें रह गई है। और वो कैसा? निर्वाचित, यानी कि जिसका इलेक्शन होता है, जो जीत के जाएंगे। और उसका चुनाव कैसे होता है? तो उसका चुनाव अभी चल रहा है आपके।
भारत में 18वीं लोकसभा के लिए जो चुनाव है वो आपके 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक चलेगा। और इसका जो फैसला है वो आपके कब आएंगे? 4 जून को, जो आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, तो यानी कि लोकसभा का जो सीट है वो इस प्रकार से है। अब आपके मन में ये बात आएगा कि सर लोकसभा के इलेक्शन में कौन लड़ता है, कौन फाइट करता है? लोकसभा के इलेक्शन आप भी लड़ सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं। इसकी योग्यता क्या है? तो वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, जो पागल या दिवालियापन नहीं हो, जिसकी उम्र 25 वर्ष हो या उससे अधिक हो, वो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। आप बोलेंगे सर जी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी लगता है क्या? जी भाई, कुछ पैसा लगता है। जब आप लोकसभा का जब कैंडिडेट हो और आप इलेक्शन को आप नॉमिनेशन के लिए जाइएगा, पर्ची भरने के लिए, तो वहाँ पर आपके सामने में डीएम साहब होंगे। याद रखना, आपका पर्ची कौन भरवाएगा? तो इलेक्शन कमीशन तो आएंगे नहीं। कौन होगा? किसी ज़िले का जो इलेक्शन के मामले में जो हेड होता है वहाँ का डीएम होता है। तो आप वहाँ जाइएगा तो जो डीएम साहब होंगे उनके सामने आप अपना नॉमिनेशन दीजिएगा। तो आपसे कुछ पैसे लेंगे। और पैसे कितने लेंगे मेरे भाई? अगर आप जनरल से आते हैं तो आपसे 25,000 रुपया लेगा। कितने लेंगे? 25,000 रुपये। और ये 25,000 रुपये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जमानत राशि। जमानत राशि। अब ये जमानत राशि क्या होता है, ये पॉइंट भी जरूरी है। ठीक है, अब आपके मन में होगा कि सर क्या ये जमानत राशि पैसा बाद में वापस मिलता है कि नहीं मिलता? तो ये जमानत राशि पैसा बाद में मिलता भी है और नहीं भी मिलता है। अब कब मिलता है कब नहीं मिलता है हम उसके बारे में बात करेंगे। कहा जाता है कि अगर आप मान लीजिए कैंडिडेट हैं तो एक दायरा रखा गया है कि अगर आपको जो वोट पड़ता है वो टोटल वोट का 1/6 भाग से कम है, अगर आपको जो वोट मिला वो टोटल जो वोट मिला उस लोकसभा क्षेत्र में उससे 1/6 से कम है, तो आपका जो 25,000 रुपये है ना वो आपको नहीं वापस किया जाएगा। और इससे ही बोलता है कि उसकी जमानत जब्त हो गई है। समझ में आया कि जमानत जब्त क्या होता है? जमानत जब्त किसे बोलते हैं? जब आपको एक लिमिट दायरा से कम वोट मिलता है तो उस केस में क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन जो आपसे पैसा लेके रखा होता है वो आपको वापस नहीं मिलता है, तो उसे क्या बोला जाता है कि जमानत जब्त हो गया। ठीक है, अगर आपका 1/6 से अधिक वोट मिला, भले आप हार गए, तो क्या होता है आपकी जो जमानत राशि है वो आपको वापस दे दिया जाता है। जो आपको 25,000 रुपया है वो आपको वापस दे देगा। अब आपके मन में होगा कि सर जी जो SC ST होता है उसको कितना है? तो ये जनरल का था 25,000, जो SC ST होता है उसके लिए राशि है 12,500 रुपये। अब आपके मन में ये भी हो सकता है कि सर मान लीजिए कि मैंने नॉमिनेशन दिया, बाद में हम क्या किए कि भाई हम बैठ गए हो, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, तो क्या आपको पैसा मिलेगा? तो आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आप मान लीजिए शुरुआत में नॉमिनेशन दे दिए, बाद में किसी कारण बस आप बैठ जाते हैं तो पैसा आपको मिल जाएगा। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि आप नॉमिनेशन दे दिए, बाद में मालूम चला कि आपका जो नामांकन है उसे रद्द कर दिया गया है, फिर भी आपको पैसा मिल जाएगा। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो खड़ा हो गया, किसी कारण बस इलेक्शन से पहले उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी भी पैसा जो दिया होता है उनके घर वालों को दे दिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? आपके जमानत राशि। समझ में आया? कोई डाउट है? नहीं होनी चाहिए। तो मुझे आज पूरा विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि लोकसभा के इलेक्शन में कौन कौन खड़ा होता है, कौन कौन क्या है नहीं है। ठीक है, तो इसके जो अगला पार्ट है वो हम देखेंगे अगले क्लास के में। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।